मैं और मेरे ससुर अकेले रहते थे। मेरा ससुर इतना बूढ़ा नहीं था। मैं सारा दिन अपने आप को दुपट्टे से ढक कर रखती थी। काम करने के दौरान कई बार ऐसा होता कि दुपट्टा गले से उतर कर नीचे हो जाता। तब ससुर मुझे अजीब नज़रों से देखते तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। ससुर को रात का खाना देकर मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके सोने लेट जाती, लेकिन जब सुबह उठती तो बेडशीट पर सफ़ेद दाग लगे होते थे। आखिर कौन मेरे कमरे में आकर यह सब कर गया था, क्योंकि मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था। अब यह रोज़ का मामला बन गया था। ससुर का रवैया अब मेरे साथ बहुत अजीब सा हो गया था। वह मेरा ऐसा ख्याल रखते थे जैसे कोई अपनी बीवी का रखता है। मेरी शुरू से ही आदत थी कि सुबह होते ही मैं सबसे पहले नहाने चली जाती। एक दिन मैं सुबह नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि मेरी नज़र सामने अपने कमरे की तरफ गई, जहाँ ससुर कमरे से निकल रहे थे। उनके हाथ में एक सॉपर था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह क्या चीज़ मेरे कमरे से लेकर जा रहे थे। मैंने इरादा कर लिया था कि आज रात जाकर देखूंगी कि मेरे कमरे में आखिर कौन आता है। मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और नाइट सूट पहनकर लाइट बंद करके बेड पर लेटने सोने की एक्टिंग करने लगी। बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा ससुर पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे देखना था यह कौन है। लेकिन अगले ही लम्हे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया जब ससुर ने मेरा नाम निशा है। मेरे खानदान में से इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय मेरे एक चाचा के। उन्होंने मेरी शादी करवा दी, लेकिन मेरे चाचा कोई जालिम किस्म के नहीं थे। वह तो बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो घर मेरे लिए मिला वो खास अमीर नहीं था। लेकिन चाचा के पास भी और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई भी अच्छा रिश्ता आता तो वह कहती कि अपनी बेटी के बारे में सोचो, इसको बस जल्दी जल्दी घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं होंगे। क्योंकि जो भी घर आता था वह मुझे ही पसंद कर लेता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियाँ बहुत ही मोटी और काली थी। लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा नहीं था। सब कुछ ठीक था, बस कभी कभी चाची को इस बात पर गुस्सा आता था कि रिश्ता मेरी बेटियों के लिए आता है, लेकिन पसंद इसको करके चले जाते हैं। ऐसा भी होने लगा कि जब रिश्ता आता तो वह मुझे छुपा देते। बस फिर चाचू ने तंग आकर जहाँ भी मुझे भेजा था फौरन भेज दिया। कोई पूछताछ भी नहीं की और ज़्यादा नुक्स भी नहीं निकाले। जिस घर में मेरी शादी हुई थी इसमें कोई भी नहीं था। मेरा पति मुंबई में काम करता था, जो यहाँ से एक दिन की दूरी पर था, इसलिए वह बार बार नहीं आ सकता था। लेकिन 4 हफ्ते के बाद 1 महीने के लिए आता था। मैंने कहा कि चलो शुक्र है बाहर का देश तो नहीं है, वरना तो 2 साल में एक चक्कर लगाना था। घर में कोई नहीं था सिवाय मेरे ससुर के। पर मेरे पति ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। और वह वाकई बहुत अच्छे थे। मेरा बहुत ज़्यादा भी ख्याल करते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद मेरे पति ने कहा मुझे जाना होगा। मैंने सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी ली है। मैंने भी उसे भारी दिल के साथ विदा कर दिया। उसका नाम नागेश था। ससुर भी काम पर जाया करते थे। सुबह सुबह उनको नाश्ता बनाकर दिया, वह काम पर चले गए। उन्होंने कहा घर को अंदर से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाज़ा न खुलना। जब मैं आऊँगा तो पहले पूछना कि कौन है, मैं तुम्हें बता दूँगा। मैं उसके बाद दरवाज़ा खोलना। वह मुझे बहुत प्यार करते थे, बेटी की तरह मेरे नाज नखरे उठाते थे, मेरे सर पर हाथ रखते और चले जाते। वापसी पर मेरे लिए समोसे लेकर आते। मैंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो कहने लगे अभी भी शादी हुई है, तुम्हारी थोड़ी तो देखभाल करनी पड़ेगी। आज मेरी बीवी जिंदा होती तो मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारा उसके साथ वक्त गुजर जाता, पर क्या करें जब वह इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो है ना। इसी तरह वह रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ लाया करते थे, लेकिन एक बार तो कुछ ऐसा ले आए जिसकी उम्मीद नहीं थी और मैं थोड़ी हैरान भी हुई। मेरा पति सिक्योरिटी का काम करता था, इसलिए यूँ दिन भर फ़ोन सुनने की इजाज़त नहीं होती थी। रात को 5 मिनट के लिए मुझसे बात करता, लेकिन इतना थका होता कि बात करते करते ही सो जाता। तो मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं पूरा दिन इस 5 मिनट के लिए इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन उसकी मजबूरी थी, वह पूरा दिन गर्मी में धूप में सिक्योरिटी पर खड़े खड़े थक जाता था। कहता था बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनती है जिसमें कभी भी आग लग सकती है, इसलिए तो अच्छे पैसे मिलते हैं। यह नौकरी नहीं करता तो
तुमसे कभी इतना दूर नहीं रहता। लेकिन एक दिन बुरी खबर मुझे मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया। जिस बिल्डिंग के सामने वह काम करता था उस बिल्डिंग में आग लग गई और वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। मैं शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचू ने कहा वापस चलो, तो मेरी चाची ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा या तो शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो गई है या मनहूस है। इसकी मनहूसियत का साया मेरी बेटियों पर पड़ जाएगा। हमारे घर में जब तक यह थी तब तक कुछ अच्छा नहीं था। जैसे ही निकली तो सब अच्छा चल रहा है। मैं तो इसको नहीं आने दूंगी। मजबूरन मैंने फैसला किया कि मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। मेरे चाचू ने कहा फिक्र मत करो, आजकल तो विधवा और तलाक लड़कों की शादियां हो जाती है, कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करूंगा। लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी। मेरे ससुर काम से जल्दी वापस आ गए और मैंने देखा कि उनके पास एक सफ़ेद रंग की बेडशीट थी। कहने लगे बेटा यह बिछाकर सोना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे यह पूछना चाहिए था कि मैं यह बिछाकर क्यों सोऊं। उन्होंने तो इतना कहा कि तुम्हारे लिए लाया हूँ, अपने बिस्तर पर बिछा लो। मैंने कहा कि घर के लिए लाए होंगे। वैसे भी इस घर में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और मुझे दहेज देने वाला कौन था। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब सुबह मेरे ससुर ने कहा कि वो बेडशीट मुझे वापस कर दो। मुझे लगा शायद उन्होंने रखने के लिए दी थी। मैंने कहा लेकिन मैंने तो बिस्तर पर बिछा दी थी और मैं उसी पर सो गई थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा किया जो उस पर सो गई, लेकिन अभी मुझे वापस कर दो। मैंने वह बेडशीट उठाई और अपने ससुर को वापस दी। उन्होंने सॉपर में डाल दी और अपने साथ ले गए। देखने में तो नहीं लग रही थी, लेकिन शायद महंगी थी, इसलिए वापस करने चले गए थे। मैंने भी कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और बेडशीट वापस कर दिया। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी, लेकिन आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जब तक पिछले तो कुछ दिनों से मैं बहुत सारी रातों रोती रहती थी, रो रो कर निढाल हो गई थी। ऐसा लगता था कि झूठ है, अभी वो वापस आ जाएगा, आकर कह गया कि खबर झूठी है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह तो सिर्फ दिल को तसल्ली देने की बातें होती है ना। इस तरह थोड़ी ना होता है कि कोई वापस आता है। ज़िंदगी बहुत बुरी चीज़ है, इंसान के साथ इंसाफ नहीं करती। इसको ऐसी सूरतें हाल में ढाल देती है कि जिसके लिए वह तैयार नहीं होती। मैंने कब सोचा था कि मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी और मेरा पति जिसके साथ मैंने सिर्फ 2 हफ्ते गुजारे थे इस दुनिया से चला जाएगा। एक आस बाकी थी, शायद मैं पेट से हूँ। मेरे पति को हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना था। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि जब मेरा पति वापस गया तो उसे 2-3 दिन पहले वो मेरे साथ था। लेकिन जब वापस गया तो उसके 2 दिन बाद यह खबर आ गई कि वह इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे पास एक उम्मीद तो थी। रात को मेरे ससुर वापस आए तो उसके पास फिर से बेडशीट थी। कहने लगे बिछा लो। मैंने कहा क्या बात है, आप वापस लेने क्यों चले गए? तो कहने लगे जिस दुकान से ली है। एक दोस्त ने कहा कि मैंने भी इस दुकान से ली है, पर मैंने तो सस्ती में ली थी, आपने महंगी ली है। तो मैं वापस लेकर झगड़ा कर ले चला गया था, लेकिन फिर उसने मुझे कुछ रुपए वापस कर दिए। तुम भी जाकर सो जाओ, कोई बात नहीं। वही हुआ जिसका मुझे भी अंदाजा था। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर से बेडशीट बिछा ली और मैं सो गई। ऐसे कोई सुबह मेरी आँख खुली, लेकिन सुबह मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। मुझे लगा मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे इस तरह से चक्कर भी आ रहे थे और बदन भी दर्द हो रहा था। लेकिन सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो ससुर ने फिर से कहा कि बेडशीट वापस कर दो। मैं हैरान रह गई। अभी मैं उनसे कुछ पूछना चाहती थी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी वापस ले आओ, जल्दी वापस ले आओ। मैंने जल्दी से वापस कर दी और बिना कोई जवाब दिए बाजार ले चले गए। कहने लगे कि बहुत काम है मुझे बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने कहा यह क्या हो रहा है, कभी वापस करवा देते हैं, कभी ले आते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बूढ़े लोगों की हरकत अजीब होती है, लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर बेडशीट ले ली है तो रख ले चुपचाप करके। 100-200 रुपये के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल 100-200 में तो एक टाइम का खाना भी नहीं बनता। लेकिन मेरे ससुर को कौन समझाता। मेरी तबीयत पूरा दिन खराब रही और मैं खुश होती रही कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे इस बात का यकीन हो जाना था कि मेरे पास मेरे पति की कोई ना कोई निशानी रह जाएगी। मैंने सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर रखूँगी। इस तरह कोई तो होगा जिसको मैं अपना कह सकूँगी, वरना इस दुनिया में मेरा था ही कौन। एक पति था, वह भी इस दुनिया से चला गया। मेरे ससुर ने तो रूटीन बना ली थी। वह रात को मुझे चादर दे देते और सुबह मुझसे मांग लेते और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती कि मुझे अपना होश ही ना रहता। मैंने कहीं से सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती है
तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए मेरा दिमाग इन चीज़ों की तरफ लगा हुआ था। पर 1 हफ्ते बाद यह उम्मीद भी टूट गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं माँ बनने वाली नहीं थी। मेरे पति के मेरे पास कोई निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैं रो रही थी। ससुर से बात नहीं की, पर उन्होंने कहा कि क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं। पर अब मैं इस बात पर हैरान होने लगी कि अगर मैं माँ बनने वाली नहीं तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती है और मेरे बदन में इतना दर्द क्यों रहता है? क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि यह सब कुछ इस वजह से हो रहा है। फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों थी? पर अब किसको कहती? मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। ससुर को कहती तो अजीब लगता, चाचू को कहती तो वो भी क्या सोचते। काश मेरा पति जिंदा होता तो उसके साथ चली जाती। लेकिन फिर तकलीफ ज़्यादा बढ़ने लगी। रात को अजीब सी नींद आती, पता नहीं चलता था कि कब सोई हूँ कब जागी हूँ। और एक दिन एक मंजर देखकर तो मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर खुद ही इस चादर को धो रहे थे। मैं हैरान थी कि यह चादर को क्यों धो रहे थे। इनको क्या लगता है कि क्या मैंने इस चादर को गंदा कर दिया है? और अगर ऐसी ही उनको गंदी लग रही है तो मुझे कह देते, मैं धो देती। लेकिन उनको इसके साथ काम क्या है? यह चादर तो मेरे कमरे में होती थी। मुझे ऐसा लगता कि मेरे ससुर बेटे के जाने के बाद पागल हो गए हैं। अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते थे। एक ही चादर को बार बार कौन धोता था? रात को कहते कि बिछा लो, सुबह कहते कि वापस कर दो। इस तरह की हरकतें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करता। लेकिन मैं भी नहीं बोलती थी, क्योंकि शायद मुझसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ था। उनके बुढ़ापे की लाठी खो गई थी। मेरे पति की लाश भी तो नहीं मिली थी। बस इतना बताया गया था कि वह इस दुनिया से चला गया है। क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों की लाश नहीं मिली। आखिरी बार मेरे ससुर ने भी उनको जी भर कर नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था, इसलिए शायद हमारे अंदर इतना दुख भर गया था। और इस दुख को निकालने के लिए वह अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। सो मैंने इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मैं अपनी तबीयत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इतनी कि मुझसे घर के काम भी नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। फिर एक दिन मेरे ससुर घर पर नहीं थे तो मेरी दोस्त आ गई। मैंने उसको सब कुछ बताया। उसने कहा कि तुम्हारी हाल तो बहुत बुरी लग रही है। इस तरह थोड़ी होता है। अगर घर में सिर्फ ससुर रहते हैं तो उनसे नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? इससे मैं शर्माने की क्या बात है? शर्म से मर जाओगी क्या? आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। वह मुझे अस्पताल ले गई। जब मुझे डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसने कहा आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा तो डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझसे कुछ तारीख पूछी। मैंने उसको सब कुछ बताया। मैंने उसे कहा हाँ, पहले मुझे लगता था कि मैं शायद ऐसा है, लेकिन इस बात को भी 1 माह हो गया मुझे मेरे पति से दूर हुए। 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके साथ भी ऐसा हो। औरत के शरीर में भी कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन फिर भी वह माँ बनने वाली होती है। मुझे तो यह बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि देखो, तुमने कोई हरकत तो नहीं की? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। मैंने अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और मैंने उसको कहा कि हमारे घर में तो सिवाय मेरे बूढ़े ससुर के अलावा और कोई नहीं रहता और कहीं आती जाती भी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, देखो बुरा ना मानो, लेकिन इस तरह के मामले में सवाल भी ऐसे ही करने पड़ते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, यह बात पक्की है। अब मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या तुमने अपनी तारीख याद करने में गलती कर दी हो। मैंने फिर से हिसाब लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो यह बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने कहा डॉक्टर को झूठ बोल दिया, कहीं मेरे बारे में बदनामी न फैलाती रहे। क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले की औरत भी आई थी और उसने कहा कि मैं हमेशा इसी डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो वह बाहर बैठी थी, लेकिन कल को मेरे बारे में पूछ लेती तो फिर फसाद बन जाता। मैंने कहा आप ठीक कह रही हैं, एक डॉक्टर मुझसे तारीख गिनने में गलती हो गई है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और उसने कहा कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। पर मैं यह सोचकर हैरान थी कि यह बच्चा किसका है, मेरे साथ क्या हो रहा था। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था, एक ही हरकत मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी, जिसका संबंध मेरे ससुर के साथ था। एक तो वह चादर वाली बात और दूसरा मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद का आना। मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे, मैं इतने सुकून से कैसे सो सकती थी? इंसान का पेपर भी हो तो उसे सुकून की नींद नहीं आती। और यहाँ मेरा हमसफ़र इस दुनिया से चला गया था और मैं ऐसे घोड़े गधे बेचकर कैसे सो रही थी? कोई न कोई गड़बड़ जरूर थी, जिसके बारे में अब मुझे पता लगाना ही था।
और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी मुझे वह नहीं करना था। यानी मुझे एक दिन के लिए अपनी रूटीन बदलनी थी और मैंने अपनी रूटीन बदली। मैंने खाना नहीं खाया, कहीं मुझे खाने में तो नहीं कोई चीज़ मिला कर दी जाती है। और मैं यह सोचकर हैरान थी कि यह करेगा कौन। रात को ससुर ने फिर से वही बेडशीट मुझे वापस कर दी। अब तो वह बेडशीट इतनी पुरानी हो गई थी, फिर भी उसको ऐसे छापे में डाल कर लाते थे जैसे कि नहीं है। पता नहीं अपने साथ लेकर जाते कि थे। मैंने कहा कि जी ठीक है, बिछाकर सो जाऊंगी। लेकिन आज मैंने बिस्तर पर वह बेडशीट ना डाली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन मैं हैरान थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरी नींद का कारण इस बेडशीट के साथ था। यह क्या हो रहा था मेरे साथ। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा ससुर पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे देखना था कि यह कौन है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस मेरे कमरे में क्या काम था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह शख्स मेरे करीब आकर लेट गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा, तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही लाइट ऑन की तो यह देखकर हैरान रह गई। वह कोई और नहीं, मेरा ससुर था। उसने बिस्तर की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि चादर नहीं डाली। मैं हैरान रह गई कि किस तरह से बात कर रहे थे मेरे साथ। मैं चिल्ला रही थी। वो बोले, बदतमीज औरत, चिल्लाती क्यों है। मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं। मेरे ससुर घबरा गए। मैंने और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। यह क्या हो रहा है। और वो औरत भी अंदर आ गई और उसका पति भी, जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी। मैंने उसको चिल्ला चिल्ला कर इतना कहा कि पुलिस को बुलाओ, यह मेरी इज्जत पर हमला कर रहा था। वह लोग हैरान रह गए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं होती कि किसकी इज्जत बचानी है या नहीं। मोहल्ले वाले दरअसल खुद इतने तंग होते हैं। अगर कोई चोर या कोई इस तरह का इंसान उनके हाथ लग जाए तो उसे मारकर अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहते हैं। मेरे ससुर को भी पूछ लिया गया। सब कह रहे थे कि इस मोहल्ले में सारे शरीफ लोग रहते हैं। आप अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने उस औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे नहीं पता यह बच्चा किसका है। मेरे ससुर ने जुबान खोल दी। उन्होंने कहा कि वह इस चादर के ऊपर नींद की दवा लगा कर देते हैं। जब वह दवाई मेरी सांस में जाती है तो मैं बेहोश हो जाती और उसके बाद वह मेरी इज्जत पर हमला कर देते थे। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया वह मेरे साथ यही कर रहे थे और यह बच्चा भी उनका था। सब लोगों के कानों को हाथ लगा लिया। क्या ज़माना आ गया। कुछ लोग मुझसे बोले कि अगर ऐसा हो गया है तो इन दोनों को शादी कर दो। लेकिन मैंने शोर डाल दिया। मैं अपने चाचू को भी बुला लिया। मैंने कहा कि खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन इस इंसान के साथ शादी नहीं करूँगी जो मेरी इज्जत पर हमला करता रहा। मैं तो इसे अपना बाप समझती थी। मेरे चाचू ने कहा, अब तुम्हारी चाची कुछ भी बोले, सारा ज़माना मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं अपने चाचू के घर चली गई। वह भी दुनिया में आ गई। वह एक छोटी बेटी थी। मेरी ज़िंदगी अजीब हो गई थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई, क्योंकि शायद ऊपर वाले ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। मेरा पति वापस आ गया। मुझे देखकर हैरान रह गया। वह समझा कि ये उसकी औलाद है। कितनी देर हम रोते रहे, एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। दरअसल मेरा पति मरा नहीं था, वह अस्पताल में था और कोमा में चला गया था। अब किसी को पता नहीं था कि वह कौन है, इसलिए किसी ने उसके घर वालों को नहीं बताया। मेरा पति मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था। इसको 1 साल बाद होश आया तो फौरन मेरी तरफ भागा। मैंने उसको सब कुछ बताया तो हैरान रह गया। उसने कहा, अब मैं यहाँ क्या करूं, यह सब क्या हो गया। मैंने कहा कि कुछ ना करो, बस मुझे छोड़ के ना जाओ। उसने कहा कि आज से मेरे बाप के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिक्र ना करो, हम लोग साथ रहेंगे और 20 बच्ची को भी पालेंगे। अभी ऐसा लगता है कि यह तो बुरा ख्वाब था जिसको मैं गुजार रही थी और यह फिर कोई अच्छा ख्वाब है जिसको मैं गुजार रही हूँ। मेरा पति वापस आ गया। अब बस मैं इस ख्वाब से जागना नहीं चाहती। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।